अपने गांव में रहकर छोटी छोटी कोचिंग्स में बिल्कुल लोकल लेवल पर ऑफलाइन कोचिंग्स में तैयारी करने जाते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। मेरी बात समझना, जल्दी से अपन क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आपको। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, आप जाते हो अपने गांव में, छोटी छोटी कोचिंग्स हैं, आप या तो बड़ी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते, ज्यादा दूर आप अपने गांव से जा नहीं पा रहे हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, लेकिन एक रियलिटी मेरे से सुनना, सच्चाई मेरे से सुनना, उन कोचिंग्स में आपका कोर्स कभी पूरा नहीं होता और वहां का जो लेवल होता है ना कोचिंग्स का, वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। वो जो छोटी छोटी कोचिंग्स होती हैं वहां पे वो मटेरियल सभी बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता, तो वो जो मटेरियल की कमी रह जाएगी आपको, वो कमी दूर करवाता हूं मैं अपने इस प्रैक्टिस बैच में। यहां पे आपको रेंडमली मैथ के दिन के 10 सवाल मिलते हैं। तो आज की क्लास आप देखो, डेमो के तौर पे देखो, अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी तैयारी होती है और उस लेवल को मैं मैच करना चाहता हूं, उस लेवल पे मैं अगर मैच करता हूं तब तो आप ये बैच ज्वाइन करो। रेगुलर वीडियोस देखो, दिन का एक वीडियो देखना है जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको लगभग मिलेंगे मैथ के, जो रैंडम होंगे, कभी परसेंटेज टॉपिक के होंगे, कभी किसी टॉपिक के, कभी किसी टॉपिक के। आप एक बात सुनो मेरी, जब तक आप लोग तैयारी करोगे, आप लोग जैसे मान लो आपका टारगेट 2025 है, तो 2025 की जो एग्जाम्स आएंगी वहां पे क्या होगा, वहां पे आप रेगुलर ये क्वेश्चंस देखते देखते इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी कि कोई हद नहीं है। तो आप बस दिन का ये एक बैच अपनी ये जो आपकी दिनचर्या है उसमें शामिल कर लो, बस बात खत्म। तो अभी मैं क्वेश्चंस पे पढ़ूंगा। डेमो क्लास के लिए आप देखो पीछे से क्लास आ रही है, 3 क्लासें मैं ले चुका हूं प्रैक्टिस बैच की, तो आज ये चौथी क्लास होने वाली है जिसमें प्रैक्टिस होगी। इंपॉर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, देखना। आ जाओ फटाफट से, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखो पहला सवाल है, तो एक टाइप के मैं 2-3 सवाल करवा देता हूं। आज मैं जो लेके आया हूं सवाल, एक टाइप के 2-3 सवाल आपको करवा देता हूं। आपको पसंद आए तो आप ये क्लास देखते रहो, बीच में रुको मत बिल्कुल भी, ठीक है। शुरू करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आ जाओ पहले सवाल पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से मैं सवालों पे आता हूं। चलो चलो चलो, ये रहा सवाल। देखो प्रश्न देखना ध्यान से, क्या है प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक है। ये जो ए है वो 20 से 20% अधिक है, जो सी से 25% कम है। ए वो बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में 1 ज्यादा है, तो 5 से 6 कर दो, तो ये ए है 6, बी है 5। चलो जी, ए और बी की बात हो गई। उसके बाद ये जो बी है सी से 25% कम है, तो 25% का मतलब पता है आपको, 25% होता है 1/4, यानी 4 के रेस्पेक्ट में 1 कम, 1 कम तो 3, तो बी और सी का जो रिलेशन है ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। समझ आया आपको बात? देखो परसेंटेज, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1/20 जब 20% होता है तो 20% का मतलब होता है 1/5। आप 20% को 20/100 करोगे, 20/100 करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 2 1 कम 2, 2 पंजे 5, 2 पंजे 10, तो 1/5 आया ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरी क्लासेज में ये सारे डेटा याद रखवाता हूं ताकि आपको ये कर करके ना देखना पड़े। चलो इतना आपने देखा, इतना आपको पता चल गया। आपने चारों के तीनों के आपस में तो रेशियो निकाल लिए, देखो बी और सी का आपस में निकाल लिया, ए और बी का आपस में निकाल लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब तक ये वाला डेटा बराबर नहीं होगा तब तक मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं क्या बी को बराबर कर दूं ताकि तीनों में मेरे को रिलेशन पता चल जाए, तो बी को बराबर करूंगा तो इधर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो ये कितना हो गए 15, ये भी 15। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आया मेरे पास डेटा? मेरे पास डेटा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया? ए तो है कितना 18, तो ए हो गया 18 है। बी कितना है 15, तो बी हो जाएगा यहां 15। सी कितना है 20, सी हो जाएगा 20। तीनों में आपस में संबंध आ गया, तीनों को आपस में मैं अब रिलेट कर सकता हूं। क्या पूछा सवाल में? ए
और सी के बारे में निम्न में से क्या सही है, ए और सी में से क्या सही है। देखो देखो देखना, अब मेरे पास यहां से ए बटे सी कितना आ गया, ए बटे सी आ गया 18/20। ए बटे सी मेरे पास 18/20 आ गया। तो मैं जब इसको काटूंगा तो देखना 2 9 18 और 2 20, ये कितना आ गया 9/10। 9/10 आ गया यानी 0.9 हो गया। तो ए बटा सी क्या हो जाएगा 0.9, और ये सी इधर चला जाएगा तो यहां सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 0.9 सी। ए इक्वल टू 0.9 सी किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये रहा वो ऑप्शन, ये रहा मेरा आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस, आपके राजस्थान पुलिस या फिर यूपी पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस में तो ये आया हुआ सवाल, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो ऐसे मैं क्वेश्चन छांट के लाता हूं इस बैच में। अब देखो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन आज आपने अगर 10% देख लिए तो आपका रिवीजन किस टॉपिक का हो गया, परसेंटेज का हो गया। किसी दिन मैं रेशियो के सवाल ले आऊंगा, उस दिन रेशियो का रिवाइजर हो जाएगा। किसी दिन मैं बोट एंड स्ट्रीम ले आऊंगा तो आपका बोट एंड स्ट्रीम। किसी दिन, कहने का मतलब रेंडम क्लासेज चलेंगी प्रैक्टिस बैच में। प्रॉपर आपको क्लासेज चाहिए तो विजय बैच अपना चल रहा है। विजय बैच में एकदम टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है, जहां पे अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। इस टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस टाइम पे तो आप अगर वीडियो लेट देख रहे हो तो अब तक पता नहीं कितने टॉपिक हो गए होंगे। तो चलो मैं अगले सवाल पे, चलो फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे तड़कता भड़कता सवाल ये रहा। देखो बस यही काम होता है मेरा इसमें, ये जो मेरा बैच होता है ना ये प्रैक्टिस बैच, इसमें मेरा काम होता है इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बताना और उनका सॉल्यूशन करना। तो आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट हो गई, कितने अच्छे अच्छे सवाल आपको रोज मिल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो बात। तो फिर चलो सवाल देखो, बस अब बातें खत्म, सवाल शुरू। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या है प्रश्न, कि यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम, यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो गया होगा 60, 100 के रेस्पेक्ट में 60 हो गया। चलो समझ गए आप मेरी बात। यदि C और A प्लस B के A और B के योग का 40% है, क्या बोल रहा है, और जो C है वो A और B को मैं जोड़ूंगा ना तब कितना आएगा, उसका 40% है। तो मैं लिख लूं यहां पे C और यहां पे लिख लूं A प्लस B। अगर मैं A प्लस B को 100 मानता हूं, A प्लस बी को अगर मैं 100 मानता हूं तो C क्या हो जाएगा, उसका 40%, यानी कि 40 हो जाएगा। अगर 40% है तो 40 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो इन चारों का मेरे पास रेशियो तो आपस में तो आ गए, ए और बी का, सी और ए बी का, लेकिन मुझे ये डेटा बराबर करना होगा ना। वही पिछली वाली बात, देखो एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है और इसका लेवल देखना आप, अगर आप समझोगे तो देखना। देखो मेरी बात समझो, बात ऐसी है, देखो ए और बी के बीच में आपके पास संबंध आ गया, सी और ए प्लस बी के बीच में आपको संबंध मिल गया। तो इनको अगर मैं काटने चलता हूं तो 0 से 0 काट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ गया, 3:5 तो इन दोनों का आ गया, 3:5 तो इनका आ गया। और सी और ए प्लस बी में देखूंगा तो 2:5, तो ये क्या हो जाएगा 2:5। अब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी का मान कितना आ रहा है इधर 5, और इधर का अगर मैं a प्लस बी देखूं, इधर का a प्लस देखूंगा तो कितना मान आएगा 8, इधर 8 आया है, इधर a प्लस बी का मान कितना है 5। समझे मेरी बात, अगर ये 5 है ये 8 है, दोनों को बराबर कर दूं तो क्या बात हुई। तो देखो 5 को मैं बराबर करना है तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करूंगा तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात इतनी। तो ये तो कितना हो गया 40 और ये भी कितना हो गया 40 हो गया। अब आपको पता है अगर इन a प्लस बी को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, a प्लस बी के मान को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, आप इसको ऐसे समझना, a प्लस बी के मान को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये जो 5 है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहां से मेरे को ये चीज मिल गई, तो मैं अब इसको मिटा दूं, ये आपको समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया था, 8 से मल्टीप्लाई किया था, और इसको 8 से किया था तो
इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके आपस में रेशियोज आप देखो, जो रेशियो आएंगे आपस में कंपेयर करने वाले रेशियो आएंगे इनके। देखते जाओ जो मैं बता रहा हूं वो देखना। यहां तो कितने हो गए, 5 3 15 है, यहां कितने हो गए 5 25, यहां कितने हो गए 8 दूनी 16, और यहां कितना हो गया 40। अब ये जो रेशियोज है ना आपस में, अब ये दोनों, ये चारों के चारों आपस में कंपेयर हो सकते हैं। अब ये चारों के चारों आपस में कंपेयर हो सकते हैं, तो कर लो क्या पूछा है अब आगे इसने, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो बी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये 9 ज्यादा है सी से गुणा 100। जब एक आप काटोगे, जब इसकी काटापीटी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56 1/4%। कैसे काटोगे, चलो काटना भी मैं ही बताऊं, तो ये कितना आ गया 8 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। यहां कितना आ जाएगा 225/4। 225/4 को आप जब काटने चलोगे, 225/4 को आप काटने चलोगे तो 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 56 एक में ही है, तो 56 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। बेटा काटापीटी खुद किया करो, मेरे को मत करवाया करो, क्लास लंबी होती है। तो क्या बात हुई यहाँ पे, यहाँ आया था 9/16 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 56 1/4%। ये मेरा आंसर होगा। क्या समझे सवाल, ये प्रैक्टिस बैच है बेटा, यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है पूरे सवालों की। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट खोल के नहीं बताऊंगा, आपको प्रश्न लेके आऊंगा आपके लिए। कितना अच्छा हो गया रिवीजन करने के लिए। चलो जल्दी करेंगे। अब मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा प्रश्नों के अलावा, क्योंकि अगर आप भी प्रैक्टिस करने आए हो तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे को बस बोलना इतना होता है कि आप लोग शेयर कर दिया करो बीच बीच में। आपको मेहनत अच्छी लगे, प्रश्न ढूंढ के लेके आते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी अगर बी का वेतन 100 होगा तो ए का वेतन कितना होगा 130 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन, तो 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 3/10। ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा हो गया, देखो 10 से कितना हो गया होगा, ए का वेतन तो हो गया 13 और बी का वेतन है 10। ये बात आपको समझ आनी जरूरी है, इतना आपको समझ आना जरूरी है। ये कि अगर 3/10 है तो 10 के रेस्पेक्ट में 3 ज्यादा, यानी कि 13, और ज्यादा किसका है, ए का वेतन ज्यादा है बी से, तो मैं जब यहां से A/B लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13/10। 13/10, ए का मान है 13, बी का मान है 10। अब ये क्या बोल रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब कंपेयर किससे करना है, ए से। अगर जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वो आएगा नीचे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा आंसर आ जाएगा 3 कम है 13 में से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 300/13 है। 300/13 यानी कि 13 दूनी 26, 4 बच गए, 13 3 39, पूरा भाग नहीं जा रहा, 13.07 के लगभग आंसर आएगा, यानी कि 13.107 या फिर जो भी है, ये आंसर आएगा 13 नहीं 23, यानी 23 है, और पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो पॉइंट में 23 का एक ही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 23.1। अब इसका आंसर 23.07 मैंने लिखा है, 23.1 एग्जैक्ट भी आ सकता है, जो भी है। चलो आगे, ये प्रश्न भी हो गया। आगे वाला प्रश्न देखो, देखो एक टाइप के प्रश्न है, जल्दी करवा रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको टॉपिक को बार बार नहीं देखना। और आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न का मतलब आजकल एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं ये वो है। देखो प्रश्न क्या है, देखो दो संख्याएं
दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। देखो फिर से देखना, दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% कम है और दूसरी 75% कम है। तो ये प्रश्न तो ऐसे ही हो जाएगा ना। देखो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, ठीक है जी, तीन संख्याएं हैं, उनमें से तीसरी तो मैं मान लेता हूं 100, एक तो है 90% कम, एक तो है 90% कम, सॉरी एक 90% कम है। तो चलो ये तो कितनी हो गई 90% कम यानी कि 10, एक 75% कम है यानी कि ये हो गई 25। तो अब ये ऐसे पूछ रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अरे पहली संख्या है ये, इसको मैं कितना बढ़ाऊं कि ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाऊंगा तभी तो ये 25 होगी, 15 बढ़ाऊंगा तो 25 हो जाएगी, यानी 10 को मैं 15 बढ़ाऊंगा तो ये 25 हो जाएगी। तो मैंने कितना बढ़ाया, मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा 150%। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, 150%। बस सवाल खत्म, अगले प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। चलो जी आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है इस टाइप का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से करवा दूं, प्रश्न पढ़ो फिर जल्दी से करवाना है तो। देखो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है, प्रश्न में जल्दी से करता हूं। यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, किसी संख्या का, कोई संख्या है जो 100 होगी, मान लो उसका 60% जो है वो उस संख्या के 20% से, उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है यानी कि ये जो 40 यूनिट है, 40 60 में से 20 गया तो 40 आया ना, ये जो 40 यूनिट है उसका मान है 120, 40 यूनिट का मान 120 आ गया महाराज। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3, एक यूनिट का मान 3 आ गया। अब एक यूनिट का मान 3 है, मुझे पता है वो क्या बोल रहा है कि संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा, यानी उसका 28% का मान निकाल लो, 33 सही 1/3 का मान निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। अब एक यूनिट का मान 3 है तो 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 28 गुना 3, और 33 सही 1/3 का मान कितना हो जाएगा, इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और जो डेटा आए मेरे पास दोनों का, उन दोनों का अंतर बताना है मुझे। तो 28 गुणा 3 से गुणा करूंगा, 4 2 और 3 दूनी 6 7 8 84, ये आ गया 84, ये आ गया 100। आपको पता है 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा पूरा 100 आंसर है मेरे पास, ठीक है जी। अरे नहीं समझे क्या, देखो क्या है, 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है हमेशा, ये आप याद रखा करो, समझे मेरी बात, क्योंकि 33 सही 100 में 3 का भाग दे के देख लो यही आएगा। तो बस बात खत्म। तो चलो आप समझ गए, आप समझ गए, तो चलो 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 दोनों में अंतर बता दो ना, चलना कहाँ है, अभी तो शुरुआत की है, दोनों में अंतर बता दो कितना आया। 100 में से 84 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा जी 16, ये मेरा आंसर हो गया। किस किस को दिक्कत है ना, किसी किसी को दिक्कत है तो वो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये सारी चीजें, दिक्कत सारी खत्म हो जाएगी, दिक्कतें सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। आ जाओ फिर, आ जाओ फिर फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलूं, ठीक है जी। अगला टाइप मेरा होगा टैक्स कमीशन बोनस, टैक्स कमीशन बोनस। तो इस टाइप के में मैं आपको सवाल दूंगा जिनकी मुझे प्रैक्टिस करवानी है आपको। तो उसके लिए आप एक चीज समझ लो, मैं ये क्वेश्चन में जाता हूं उससे पहले कि जब मैं 100 रुपए कमाता हूं उसमें से अगर मुझे 12% टैक्स देना पड़ता है तो मेरे पास जो नेट इनकम होगी, जो नेट इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर मेरा टैक्स बढ़ रहा है, यानी पहले तो मैं यही बता दूं 12% बढ़ा, 12% मेरा टैक्स है, तो 12% टैक्स है तो मेरे पास नेट इनकम आएगी 88, नेट इनकम क्या हो गई 88, ठीक है। अगर वही बात मैं बोलूं 100 रुपए का टैक्स है, उस पे मुझे 20% टैक्स देना पड़ रहा है, 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो 20% टैक्स दूंगा तो मेरे पास नेट इनकम क्या हो जाएगी 80। मेरी नेट इनकम देखना ध्यान से, मेरी जो नेट इनकम है, मेरी जो नेट इनकम है वो बढ़ी या घटी, फिर से बताऊं,
देखो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला कि अगर मेरी 12% टैक्स मैंने दिया है तो मेरी नेट इनकम हो गई 88। अगर मैंने 100 रुपए पर 20% टैक्स दिया तो मेरी इनकम हो गई 80। मैं इतना बताना चाह रहा हूं, अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनकम, जो नेट इनकम है वो घटेगी, और ये चीज मैं ध्यान रखूंगा जब सवाल करता रहूंगा। तो यानी कि टैक्स जितना बढ़ा इनकम उतनी कम हुई। बस समझ रहे हो मेरी बात? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये, समझ गए आप? चलो आगे प्रश्न देखो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको देखना है। प्रश्न देखो, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो कुल आय में 60% की कमी होती है। यदि इनकम में 19% की वृद्धि होती है, तो ये जैसे जैसे बोल रहा है ना, मैं बिल्कुल वैसे वैसे कर देता हूं। इनकम, आयकर होता है टैक्स, आयकर होता है टैक्स, यानी कि टैक्स और 19%, टैक्स है 19%। फिर उसके बाद कुल आय में 6% की कमी, कुल आय में 6% की कमी, ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे क्या करना है? टैक्स बटे इनकम कर दूंगा। चलो मैं तरीके से पूरे क्वेश्चन को तरीके से जगह लेके आराम से समझा देता हूं, देखना। आओ साहब आओ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से देखना। जो टैक्स है वो 19%, तो टैक्स को मल्टीप्लाई कर दो 19% से, ठीक है। इनकम है वो 6%, तो इनकम को मल्टीप्लाई कर दो 6% से। इतना आप समझ गए? टैक्स इनकम, टैक्स बटे इनकम जब आप करोगे, टैक्स बटे इनकम जब आप करोगे, एक सेकंड, तो मैं क्या करूंगा? यहां से मुझे करना पड़ेगा, टैक्स में ले आऊंगा यहां, इनकम आ जाएगी नीचे। देखो बिल्कुल बेसिक चीज है ये, कोई रामायण नहीं है। अगर बराबर का निशान है, मल्टीप्लाई में ये है, मल्टीप्लाई में ये है, तो मैं टैक्स इनकम को एक साइड ले आऊं और यहां से ध्यान से सुनना, यहां पे ये 6% है और यहां पे ये 19% इसके नीचे आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पक्षांतरण बोलते हैं। अब यहां से क्या हुआ है बेटा? यहां से टैक्स आ गया है 6%, इनकम आ गई है 19%। ये आपको पता चल गया, और ये दोनों का एक, और ये परसेंट है तो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा ना, तो ये कितना हो गया? 6/19। टैक्स और इनकम का रेशियो कितना आ गया? 6/19 आ गया, अनुपात आ गया 6/19। तो आयकर की मुझे दर बतानी है, यानी जो टोटल है मेरे पास अमाउंट, उसमें आयकर कितना है, आयकर की दर कितनी है। तो मैं दोनों अनुपातों को जोड़ दूंगा, 19 और 6 कितना हो जाता है? 25, और 25 में से आयकर कितना है? 6। 25 में से टोटल में से आयकर कितना है? 6। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना हो गया? 25 चौके 100, 6 चौके 24% मेरा आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात को? बस यही है। आप इस टाइप के सवाल, इसका फॉर्मेट एक देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे एनटीपीसी वाले, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमटीएस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल देखो ना, बस थोड़ा सा आपको ये वाला तरीका आपको रटना है। कितनी जल्दी सवाल हो गया। चलो ऐसा ही सवाल अगला मैं फिर से बताता हूं आपको, फिर से आप समझने की कोशिश करना। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो। सवाल है, यदि आयकर में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि जो टैक्स है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि जो इनकम है उसमें 10% की कमी हो जाती है। ठीक है जी, उसमें 10% की कमी हो जाती है, तो ये इनकम आ जाएगी इधर, ये 25 चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया? टैक्स बटे इनकम बराबर 10/25। तो वही पूछ रहा है, आयकर की दर बताओ। आयकर की दर 25 और 10 कितना होता है? 35। तो ये तो हो गया 35, और 35 में से आयकर कितना है? 10, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1000/35। 1000/35 का मतलब क्या है? 1000/35 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दूने 70, नहीं 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 2 0, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, और बच गया 6, 28, 7 8 56, पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी पॉइंट में आंसर आ जा रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 28.56, 28.56। सीख गए?
पता चल गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो ध्यान से देखना सवाल को, मैं सिर्फ समझा रहा हूं सवाल और बिल्कुल आपको ट्रिक्स से बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक सवाल कोई करवा रहा हूं, बिल्कुल आपकी ये ट्रिक्स हैं जिनसे मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। आपको ये सीखना होगा, आपको ये रिवीजन करना होगा, हर साल आप रिवीजन करोगे इन सवालों का, ये भी मैं बोल रहा हूं। अगर आप तो मान लो इस बार सिलेक्ट होके चले जाओगे, और बच्चे आएंगे वो रिवीजन करेंगे ना, तो ये रिवीजन के पर्पज से बनाए हुए सवाल है। परसेंटेज टॉपिक पूरा पढ़ना है तो अपने विजय बैच में जाओ, वहां पहली क्लास से लेके एंड तक पूरी क्लासेस देख लो, फिर यहाँ आके प्रैक्टिस कर लो। चलो ठीक है, देखो कुल बिक्री का 7% कमीशन देता है, कुल बिक्री का 7% कमीशन देता है तथा 20% से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देता है। यानी मैं 20,000 तक का सामान खरीदूंगा, यानी मैं 20,000 से नीचे का सामान खरीदूंगा तो मेरे को मिलेगा कितना, 7% कमीशन। लेकिन अगर मैं 20,000 से ऊपर खरीदता हूं तो 7% तो मिल ही रहा है, बोनस मिल रहा है 3%, है ना जी, समझ गए, मतलब 10% मिल रहा है। तो आप मुझे ये बताना कि ये जो 20,000 था, 20,000 से कम वाली जो अमाउंट है उस पे मुझे 7% कमीशन मिल रहा है, 7% कमीशन मिल रहा है 20,000 से कम वाली अमाउंट पे। तो मैं 20,000 तक का देख लेता हूं पहले, तो 20,000 तक का देख लेता हूं, 20,000 तक का देख लेता हूं बस। तो फिर 20,000 तक का देख लेता हूं तो 7/100 गुणा 20,000 यही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा तो यहां बच गया कितना, 200, 7 दूनी 14, तो यहां मेरे पास बच रहा है 1400, यानी कि इधर वाला जो 7% आया उसका मान आया 1400। अब मुझे टोटल का देखना है, यानी कि 20,000 से प्लस वाली जो अमाउंट है उस पे मुझे 10% मिल रहा है, उस पे मुझे 10% मिल रहा है। और उसमें आगे देखो इनकम टैक्स वगैरह या कमीशन वगैरह सारे शामिल है उसमें, आगे वाली अमाउंट में देखना कैसे 10% है। अब मुझे एक बात बताओ, 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 60,000 कैसे, 6,000, 10% की वैल्यू यहां पे 6,000। अब आप बोलेंगे कहां से आ गया, प्रश्न पढ़ो आगे, मैं देख लेता हूं प्रश्न, चश्मे में से इधर से मैं प्रश्न देख लेता हूं। यदि विक्रेता की कुल आय 7400 रुपए है, 74 में से, यानी विक्रेता की कुल आय 7400 रुपए है, 7400 में से 1400 रुपए तो पहले वाले टैक्स में कट गए, तो यहां पे ये जो 10% दिया है, यहां पे जो 10% दिया है उसकी वैल्यू 6,000 नहीं हो गई, 7400 में से 1400 माइनस करते ही 6,000 नहीं हो गई, तो 6,000 यहां है, 10% की वैल्यू 6,000 है, तो इधर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000/100, 6,000 गुणा 100, 6,000 गुणा 100 यानी कि 2 जीरो और लगा दूंगा, 60,000, 60,000, 6,60,000, ठीक है। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 हो गई मेरे पास, ठीक है जी। 6,000 नहीं, यहां देखो 2 जीरो नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर से देखो, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी अपन ने, यहां से जल्दीबाजी कर दी ना थोड़ी सी, देखो कैसे 10%, तो इसका 100 बनाने के लिए मुझे इसे 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 60,000 आ गया। अरे 60,000, ये 60,000 100% की वैल्यू हो गई, 60,000 100% की वैल्यू हो गई, इस 100% की, इधर वाला जो 100% है ना इसकी हो गई 60,000 वैल्यू। इधर सब कुछ आ गया, इधर सब कुछ आ गया 100% में, लेकिन इधर ये 20,000 भी तो है ना, तो 60,000 में मैं 20,000 जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो गया, 80,000। मैं थोड़ा जल्दी सवाल करवा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं जल्दी सवाल करवा रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पे आपको चीजें सीखनी है। मैं बिल्कुल डिटेल में, आप कमेंट कर देना अगर ये प्रैक्टिस बैच भी आपको डिटेल से चाहिए। मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे आते हैं जो प्रैक्टिस करने आते हैं तो उनको जल्दी सिर्फ सवाल ही चाहिए होते हैं, तो मैं अभी उनको टारगेट रख के चल रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं थोड़ी स्पीड स्लो कर दूंगा, लेकिन आप आओ तो सही। चलो आगे अगले प्रश्न पे। रिवीजन आपका हो रहा है, आपको ये दिख रहा है अगर तो ठीक है, वरना मैं चलता हूं आगे। चलो कोई ना, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका भाई यही है कि अगले जो क्वेश्चन होंगे 2-3 वो मैं करवाऊंगा वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो देख लिया प्रश्न, देखो जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। प्रश्न ये है कि एक परीक्षा में 48% छात्र
विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 48% जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस में पास हो गए। तो मैं लिख लेता हूँ साइंस 48% पास, ठीक है जी। 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए 32%, तो ये क्या है, यहाँ पे मैथ की बात कर रहा है। और मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डेटा देखूंगा बोथ वाला। बोथ में क्या आ रहा है, फेल हो रहा है या पास हो रहा है। बोथ में फेल हो रहा है या पास हो रहा है, फेल हो रहा है। तो बोथ वाले में 32% है और फेल है, और मैथ वाले में 56% है और फेल है। तो ये वाला जो डेटा है 48 पास वाला मेरे क्या काम का है, इससे मैं क्या निकालूंगा, फेल वाला डेटा निकालूंगा। तो 48% अगर पास हो गई तो फेल कितने हो गई, 52% फेल नहीं हो गई। तो यहां क्या आ जाएगा, 52% फेल हो गए। अब मुझे डायग्राम बनाना है किस चीज का, फेल का डायग्राम बनाना है। फेल का डायग्राम बनाना है, तो फेल का डायग्राम मैं बना लूं, चलूं ताबूत में कील ठोक डालूं। तो देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूं ऐसे। अगर आपको ये नहीं शो हो रहा तो ये मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। इसमें फेल का डायग्राम बना रहा हूं तो 32% तो बोथ में आ जाएगा, तो ये आ गया 32। अगर 32 दोनों फेल हो रहे हैं 32, तो इधर वाला है साइंस का, इधर वाला है मैथ का। तो साइंस में 52 करने हैं ना मुझे, यानी कि मैं 32 में 20 और जोड़ देता हूं तो 52 हो जाते हैं। और इधर है 56, अगर मैं 32 में 14 और जोड़ देता हूं तो 56 आ जाता है। तो मेरे वेन डायग्राम में मैंने इनको शो कर दिया है, आपने देख लिया होगा ये सारा डेटा। अब ये मेरे से पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले होते हैं डी। दोनों विषयों में, अगर मैं फेल का डायग्राम बना रहा हूं तो दोनों विषयों में पास होने वाला हो जाएगा डी। और अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, इसका पूरे का मान होता है 100%, यानी कि इन चारों को जोड़ता हूं तो 100% आना चाहिए। यानी कि ये 32 और 14 और 20 ये कितने हो गए, 50, 60, 66 हो गए क्या, ये हो गए 66 प्लस डी इक्वल टू 100 करने पड़ेंगे। यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 66, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 40, डी इक्वल टू हो जाएगा 34। आप देख लो कितना हो जाएगा, 70, 34 हो जाएगा, 24। क्या हुआ, गलती कर दी क्या कोई, 30, 40, 50 और 60, 66, 32, 16 होगा ना यहाँ पे क्या कितना होगा, ये है 56 और 52, 4, तो 32, 42, 52 और 42, 52 और 4, 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 88, ये हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32% मेरा आंसर हो गया। ये है प्रैक्टिस। देखो प्रश्नों की प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, समझो मेरी बात, मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, आप अपनी स्पीड को मेरे से मैच करने की कोशिश करो, स्पीड को मैच करने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलूँ अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रैक्टिस आपकी धमाकेदार तरीके से हो रही होगी, आपको अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे होंगे, और ऐसे सवाल, मेरी बात सुनो, रोज मिले तो कितना मजा आ जाए ना। इसलिए मैं टारगेट लेके चल रहा हूं रोज आप लोगों के लिए ये सवाल। देखो प्रश्न देखो, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो दो है उत्तीर्ण वाले, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, दोनों में उत्तीर्ण, और यानी कि ये तीनों डेटा पास वालों का है, पास होने वालों का है। तो मुझे वेन डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा, पास का बनाना पड़ेगा। बना लो पास का वेन डायग्राम, ये लो बना दिया। पास है कितने, दोनों में है 20, दोनों में है 20, चलो बना दिया, दोनों में 20, एक में है 55, एक में है 60, तो 20 में से 55 में से 20 गएंगे, 20 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 35। तो यहाँ पे तो आ गया 35, और ये 60% है, तो 60% में से 20 गया तो यहाँ हो गया 40। आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ये है डी। और आपको डिटेल में, अगर आपको ये चीजें दिख नहीं रही, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरा बैच जो विजय बैच है उसमें जाके परसेंटेज की क्लासेस देखो, परसेंटेज की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो देखो फटाफट से, फिर करो प्रैक्टिस। आ गया सवाल, देखो
अब मुझे पता है ये वाला जो डी आएगा वो क्या होगा, दोनों विषयों में फेल होने वालों का आएगा, क्योंकि मैंने पास वाले का डायग्राम बनाया है और यहाँ पे जो आता है वो फेल वाला होता है। सबको जोड़ने पे 100 आना चाहिए, सबको जोड़ूंगा तो 100 आना चाहिए। तो देखो 40 50 60, 6 और 3 9, 95, टोटल है 95। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। डी की वैल्यू आ जाएगी 5%। ये मेरा आंसर हो गया। जो को कितनी जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं और इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। आप वीडियो को पॉज कर दो, प्रश्न को निकालो, सवाल हल करो, उसके बाद अगले मेरा सॉल्यूशन देख लो। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल। जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है, बस आप जल्दी जल्दी ये वीडियो प्रश्न निकालो मेरे साथ साथ में। क्लास खत्म होने वाली है जल्दी। वेन डायग्राम के बाद एक टाइप और करवाएंगे, फिर क्लास जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो देखो प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं। ध्यान से देखना, 45% तर्क में असफल होते हैं, यानी कि ये वाले तो इकोनॉमिक्स वाले और ये हैं रीजनिंग वाले, दोनों असफल वाला बन रहा है ना, असफल यानी कि फेल। यदि दोनों में 20% छात्र असफल हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए? तो बस वही तो सवाल है। वेन डायग्राम बनेगा फेल का, वेन डायग्राम बनेगा फेल का। यहाँ जो वैल्यू होगी वो दोनों विषयों में पास होने वालों की वैल्यू होगी। तो देख लो, दोनों में फेल होने वाले तो हैं 20, दोनों में फेल होने वाले तो हैं 20, तो 20 लिख देता हूं मैं बीच में। और इधर इकोनॉमिक्स में 35%, तो यहां कितना बच गया होगा, 15। इधर वाला मैं इकोनॉमिक्स का देखता हूं और इधर वाला है जो ये है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 45% छात्र असफल हुए, 45 में से 20 घटाओगे तो यहां कितना बच जाएगा, 25। यहां 25 बच जाएगा। चलो ठीक है, यहां 25 बच गया। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, चारों को जोड़ के 100 कर दो ना, चारों को जोड़ के 100 कर दो। तो ये कितना हो गया, 60। ये 60 हो गए ना, 20 20 40 50 60 और डी का मान कितना आ जाएगा, 100 में से 60 माइनस कर दो, डी का मान आ जाएगा 40। और 40 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। स्क्रीनशॉट मारो, अगले सवाल पे बढ़ो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से देख लो, इसको भी करके निकलते हैं, जल्दी से करके निकलते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से एक टाइप बचेगा, जल्दी से एक टाइप बचेगा, जल्दी से कर लेंगे। तो देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे सवाल है, निकालने की कोशिश करो। मैं निकालता हूं, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा सवाल निकालने का, ट्राई कर लिया तो जल्दी से मेरे पास आओ। देखो इधर देखो क्या है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं। दोनों पास हैं, ये भी पास है, ये भी पास है। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, दोनों विषयों में असफल होते हैं 10%। तो मैं डायग्राम असफल वाला ही बना लू ना। देखना कैसे डायग्राम बना रहा हूं मैं असफल वाला। 10% प्रतियोगी, 10% देखो ध्यान से देखना, 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। मैं डायग्राम बना लेता हूं फेल का। अगर इधर वाली में देखूं अंग्रेजी में 70% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 30, यानी कि यहां आ जाएगा 20। दोनों का योग 30 होना चाहिए, यहां 20 आ गया। उसके बाद 80% प्रतियोगी गणित में सफल हो रहे हैं, 80 से सफल हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं जी, फेल हो रहे हैं 10 यहां 20, 80 क्या है टोटल पास वाले। तो फेल वाले कितने हो गए, 20, फेल वाले हो गए 20, है ना। तो ये कितने हो गए, चलो ठीक है। यहां जो बच गया वो कौन बचेगा, जो दोनों विषयों में पास हुआ है। तो दोनों विषयों में पास, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में पास हो गए, यानी इस डी की वैल्यू उसने मुझे 144 दी है, डी की वैल्यू उसने मुझे 144 दे दी। और मेरे वेन डायग्राम से कितनी आएगी डी की वैल्यू, 60, यानी कि 60 यूनिट का मान 144 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 144/60, 144/60, यानी कि एक यूनिट का मान तो मेरे पास आ गया, एक यूनिट का मान मेरे पास आ गया। निकालना मुझे टोटल है, मुझे निकालना है टोटल प्रतियोगियों की कुल संख्या, मुझे निकालनी है कुल प्रतियोगियों की संख्या मुझे निकालनी है। तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मुझे पता है टोटल 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 0 से 1 0 काट दूंगा,
एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 6 से काटने चलूंगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ये आ गए 240। ऑप्शन में 240 ये रहा, फटाफट से ऑप्शन में 240। चलो आगे, अगला सवाल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो जी, देखा। अब मैं जो अगले 2-4 सवाल आपको करवाऊंगा, एक्चुअल में 5 सवाल आपको करवाऊंगा, वो होंगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे, और बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा मैं आज की क्लास में। आज की क्लास में मेरा मकसद है आप लोगों को प्रश्नों की संख्या बढ़ा के दिखाना और आपको ये सारे सवालों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देना, क्योंकि मैं ये टॉपिक तो पढ़ा चुका हूं ना, ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। अब है प्रैक्टिस की क्लास, और आप भी पढ़ के आए होंगे प्रैक्टिस करने, या फिर आपकी एग्जाम होगी पास में, तो आपको जल्दी जल्दी प्रश्न देखने हैं ना, तो आ जाओ जल्दी से। अब ये पेश करते हैं मैं मिक्सचर बेस। मिक्सचर आप समझ गए होंगे, 2-3 चीजें मिक्स होती हैं, उनमें कितना % हिस्सा किसका, कितना % हिस्सा किसका। देखो, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। नमक और पानी का घोल है, उसमें 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प होकर उड़ जाता है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो नमक 15% रह जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा मुझे बतानी है, तो देखो आपको इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। नमक और पानी का एक घोल है, ठीक है, उसमें 5% नमक है, यानी अक्स का 5% नमक। ठीक है, मेरे पास पता नहीं है कितना है, क्या है घोल, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं अक्स मान लेता हूं, उसका 5% क्या है, नमक की वैल्यू है, ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया, यानी कि मैं अक्स में से 20 माइनस करता हूं, तो ये पानी वाष्प बन के उड़ गया, लेकिन इसमें इसका 15% नमक है। देखो नमक तो उतना ही रहेगा ना, नमक तो नहीं उड़ा, नमक तो गया नहीं वाष्प के साथ उड़ के, तो नमक उतना है, लेकिन यहां घोल की मात्रा कम हो गई ना, तो उसका 15% हो जाएगा अपने आप ही। पानी कम हो गया तो उसका 15% नमक, यानी नमक की मात्रा एकदम से बढ़ गई। देखना कैसे, आप ऐसे समझना इस चीज को, ऐसे समझना आप इस चीज को, यानी कि ये नमक है इसमें, ठीक है, और पानी भरा है यहां तक पानी भरा है, तो इसका तो मान लो 5% नमक है, 5% नमक है इस पानी का, यहां नमक की मात्रा उतनी है। अब दूसरा देखो, इसमें भी नमक की मात्रा तो उतनी है जितनी पहले थी, यहां तक ही है, ठीक है, लेकिन पानी कम हो गया, पानी एकदम नीचे आ गया, यानी नमक अगर मैं देखूंगा तो ऑटोमेटिक ही बढ़ा हुआ दिखेगा ना इसमें, यानी कि नमक की मात्रा बढ़ गई एक तरीके से। पूरे घोल के माध्यम से देखूं, यहां तो देखो नमक की मात्रा कम है, यहां नमक की मात्रा बढ़ गई। आप समझ गए मेरी बात? तो बस वही बात इसमें हुई है कि 15% इसका नमक है, यानी कि नमक की वैल्यू दोनों स्थितियों में बराबर है। नमक तो बराबर है, लेकिन घोल के सापेक्ष में देखूंगा तो वो बढ़ा हुआ मुझे दिखेगा, तो इन दोनों वैल्यू को मैं बराबर कर दूं, यानी कि ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, यानी कि जो अक्स बटे 20 है वो बराबर होगा अक्स माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 3/20, 3/20। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को पूरी को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो अक्स बटे 20 बराबर क्या आ जाएगा, 3/20 माइनस 60/20। ठीक है जी, 60/20 आ जाएगा, यानी कि 3 अक्स माइनस 20, 60 अक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखो 20 से 20 कट जाएगा आपस में, क्योंकि इनका एलसीएम 20 आएगा तो वो कट जाएगा। ये हो गया अक्स बराबर 3 अक्स माइनस 60, अक्स बराबर 3 अक्स माइनस 60 आ जाएगा इधर, अक्स चला जाएगा उधर, तो 60 बराबर हो जाएगा 2 अक्स, अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 30 लीटर। ये मेरा आंसर आ जाएगा 30 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप समझो इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की कोशिश करो, और भी बिल्कुल समझ नहीं आता है तो पीछे जाओ, पीछे जाके अपना विजय बैच में जाके परसेंटेज पूरा पढ़ो। चलो आगे सवाल देखो जल्दी। आज की स्पीड अगर आपको ज्यादा लगती है तो अगली क्लास में स्पीड कम कर दी जाएगी, लेकिन अभी तो स्पीड यही रहने वाली है, क्योंकि पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इतनी स्पीड से कर लिए, अब जाके स्पीड थोड़ी नीचे डालेंगे। मैंने कोई इधर उधर की बात भी नहीं की ना पूरी क्लास में, तो मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि आज आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाऊं। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, 12 लीटर का 30% एसिड है,
ये इसने मुझे दे दिया प्रश्न में, चलो दे दिया। आगे, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, यानी कि 12 में से मैं कितना निकालूं, अक्स निकाल दूं, मुझे नहीं पता कितना है, कि 40 लीटर 40% करने के लिए एसिड को, कि इसका 40% हो जाए। ठीक है जी। अरे 12 में से मैं माइनस करूंगा तो वो बढ़ेगा ना, दिखेगा ना, ज्यादा बढ़ेगा, परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहां नमक वाला ज्यादा हो रहा था, 5 से 15 हो रहा था, एक्चुअल में तो वो बराबर ही है, लेकिन यहां पे मात्रा अपने आप ही बढ़ी हुई दिखेगी। अब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो गई क्या? एसिड तो उतना ही है, एसिड तो उतना ही है, लेकिन मिश्रण के सापेक्ष वो मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो चलो इन दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए पहले काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसको जब मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10। ठीक है जी। यहां पे क्या आया, 12 दूनी 24 माइनस 2x बराबर, ये कितना है, 2 से काटूंगा, 2 छिके 12, 2 पंजे 10। ठीक है जी, 2 पंजे 10, ये तो है बटे 5, और ये कितना है, 36 18 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, 24 माइनस 2x, 2x को ले जाओ उधर, तो 24 माइनस 18 बराबर 2x, 24 में से 18 जाएगा तो 6, तो 6x बराबर 6 बटे 2, 6 बटे 2 यानी कि 3 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ये लो बात खत्म। देखो कितनी जल्दी जल्दी चलूं आगे। देखो स्पीड ज्यादा है, लेकिन कुछ बच्चों को, उन बच्चों को मैं बता दूं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए स्पीड कम की जा सकती है अगले वीडियो में। लेकिन आपको ये देखना है कि मैं ऐसे रोज सवाल लेके आऊं, आपको रोज प्रश्न करवाऊं, तो कितने प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो बस बात खत्म ना। आपको प्रश्न चाहिए, आपको आंसर चाहिए। अगर आपका परसेंटेज टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मेरी हर एक बात आप समझ रहे हो, हर एक बात आप समझ रहे हो। नहीं समझोगे तो अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा, अगली क्लास में मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा स्पीड थोड़ी कम करने की। लेकिन आज आप देखो, बस आज आप लोगों को मैं लेवल दिखाने आया हूं। ये मान के चलो, आप अगर ऑफलाइन क्लासेज में गांव में कहीं कोने में कहीं पे बैठे हो, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो बड़ी बड़ी क्लासेज, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, तो मैं यहां आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं हमेशा। याद रखना, ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, मैं हमेशा अगर जिंदा हूं तो अवेलेबल हूं। तो आप एक सिंपल सी चीज करना, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट करना इस नंबर पे। ये है मेरे कांटेक्ट नंबर, जो आपको हमेशा ऑन मिलेंगे। जब तक मेरे पास रिचार्ज करवाने का पैसा है तब तक ये ऑन मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलो फिर आगे प्रश्न देखते हैं। एक तरबूज में 90% पानी है। तरबूज में 90% पानी, आपको पता है ना, तरबूज होता है उसमें पानी होता है, लेकिन उसके अलावा वो जो गिरी होती है, आप खाते हो जिसको, पानी तो पीते हो लेकिन तरबूज को खाते हो ना पानी के अलावा, तो उसमें एक गिरी भी तो होती है ना जिसको हम खाते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्प। आप ये देख के चलो कि अगर आप तरबूज खा रहे हो, आपने तरबूज को धूप में सुखा दिया, तो वहां क्या बच जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, बस तरबूज में पल्प बच जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 90% पानी है तो पल्प कितना है उसमें, 10%, 10% पल्प हो जाएगा। तो पल्प हो गया, पहले 90% पानी है तो पल्प उसमें है 10%। आगे क्या बोल रहा है, अब एक बात और बताना, अगर पानी भाप बन के उड़ गया, पल्प जो बचा है, तो पल्प तो उतना ही रहेगा। पल्प ऐसा तो है नहीं पल्प भी उड़ जाएगा, पल्प उतना ही रहेगा। पानी कम हो जाएगा, फिर मैं तरबूज को देखूंगा तो मुझे वो पल्प लगेगा ज्यादा उस पानी की वजह से, क्योंकि पानी है ही नहीं। अगर पानी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो वो पल्प की मात्रा बढ़ गई ना। वैसे ही अपने नमक वाले प्रश्न में हो रहा था, पहले पानी ज्यादा था, नमक कम था, लेकिन पानी कम हो गया। अब मैं उसको देखूंगा तो मुझे नमक एकदम से ज्यादा नहीं लगेगा उसमें, पानी उड़ गया, पानी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो नमक अब ज्यादा हो गया, पहले पानी ज्यादा था। बस वही बात इसमें है। तो इसमें 12% पानी शेष बचता है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष बचता है। पानी 12% शेष बचा है, अब उसमें पल्प कितने प्रतिशत है जी, 88% है ना। पहली स्थिति में 10% और दूसरी स्थिति में 88%। ठीक है जी। इसका वजन 50 किग्रा रह जाता है, 50 किलो रह जाता है। तो मुझे एक बात बताना, 50 किलो का 88% में निकालता हूं तो मेरे पास पल्प की मात्रा नहीं आती।
50 किलो का 88% निकालता हूं, 88% निकालता हूं, तो पानी के उड़ने के बाद जो पल्प बच जाता है उसकी वैल्यू नहीं आती। और जो ये 10% है, ये जब 10% था तो मुझे नहीं पता था, जब 10% था तो मुझे नहीं पता था कि वो 10%, ये रहा 10%, उस टाइम पे वजन कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन पल्प उस टाइम पे 10% था। अब ये जो 10% पल्प है और यहां पे ये जो 88% पल्प है, ये दोनों पल्प बराबर है, वजन कम हुआ है, तो वो वजन कम हुआ है पानी का, पल्प बराबर ही है, तो इन दोनों को बराबर कर दो ना। इन दोनों को बराबर जब मैं करूंगा, इन दोनों को जब मैं बराबर करूंगा तो क्या होगा देखना, जल्दी से देखना। इन दोनों को बराबर करते हैं, आपकी खुशी के लिए बराबर करते हैं। तो देखो 50 गुणा 88/100 इक्वल टू 10 गुणा x/100। आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ काटा नहीं है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं काटा, मैं 100 से 100 को ही काट दूंगा ना, मुझे कुछ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इधर तो क्या बच गया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है 10, इधर आ जाएगा, इसको काट दिया तो मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, तो x की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 88 × 5 इक्वल टू x। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44, 440 मेरे पास आंसर आ गया। 440 ये रहा 440 केजी। ज्यादा बात मुझे आती नहीं है, x की वैल्यू में निकाल दी, बात खत्म की, बात खत्म। परसेंटेज डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए परसेंटेज नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे, तो वहां से आप पूरा परसेंटेज पढ़ो। तरीका देखो, बिल्कुल आपको घुमाया नहीं है, बिल्कुल तरीके से सवाल निकाले हैं। आगे देखो, चलो तरबूज वाले प्रश्न हो गए। अब ये देखो, ये वाली चीज हो गई ना, सारे प्रश्न हमने कर लिए, क्लास खत्म हो गई और पता ही नहीं चला आज की क्लास का, तो है जी। तो एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के चला जाता हूं, आप नीचे कमेंट करना उसका आंसर क्या होगा, सभी के सभी उसका आंसर नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है जी। एकदम सीधा सा सवाल है, एकदम सीधा सा सवाल है, इसका आंसर सभी के सब मुझे इसका प्रश्न का उत्तर दोगे, ताकि मैं आगे जब चलूं तो मुझे पता रहे कि बच्चे मुझे सीरियस ले रहे हैं, मेरी क्लासेज को, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखना, क्लास खत्म हो गई है आज की, मैंने प्रैक्टिस करवाई है जितने ज़्यादा। मैंने आपको क्वेश्चंस का लेवल तो देखो, आप क्वेश्चन का लेवल यहाँ, ये आपको ऑफलाइन क्लासेज में मिलता है, नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ सभी के सभी बड़े बड़े शहरों में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी तो एक बात है ना, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, आप बताओ मुझे कि कितना खर्चा होता है वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, और फिर वहाँ पे कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा होती है। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा बैच लेके आता हूँ, मैं विजय बैच मैंने चला रखा है। भाई आप नीचे कमेंट करोगे, रेगुलर क्लासेज के लिए कमेंट करोगे, रेगुलर मुझे बोलोगे, आके चीज़ें सजेस्ट करोगे, तो मैं आपके लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। तो कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, मैं आपका सारा खर्चा भी बता रहा हूँ, मैं पूरा जिम्मेदार हूँ, मैं आपका हर एक कॉल अटेंड करता हूँ, मैं हर एक चीज़ सुनता हूँ आपकी, और जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा के आता हूँ वही तो टीचर हूँ मैं अपने, देखो मेरी जो बात कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल लेवल से पढ़ाता हूँ, मैं ये ऑफलाइन वाले जाल में फंसता नहीं हूँ। अगर मैं ये चीज़ जानता हूँ ना कि ऑफलाइन क्लासेज में आपको लेवल नहीं मिलता, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है मैंने, और उसके बाद मैं अपने बच्चों को, जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं सबको मैं पढ़ाता हूँ, सबको मैं बहुत लेवल की चीज़ें, लेकिन वो एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर जैसे मान लो मेरे बैच सेपरेट है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं तो दिल्ली पुलिस वालों को मैं दिल्ली पुलिस वाला ही बताऊंगा, है ना। तो ये तो रैंडम सवाल है जो सबके काम आते हैं आपके, और आएंगे, गारंटी है मेरी आएंगे। ये तरीके हैं। परसेंटेज टॉपिक की अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब अपन प्रैक्टिस करेंगे दूसरे टॉपिक की अगले सवाल में, समझे मेरी बात। तो रोजाना का ये एक क्लास आप देखो, रोजाना 1 घंटे आप सवाल निकालो, ताकि आपका दिमाग ना ऐसे एक्सरसाइज करता रहे, वरना जंग लग जाएगी दिमाग को, और फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं समझ आएगा। समझ गए मेरी बात। तो इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ, इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।